नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ेंगे आज हमारी आरूढ़ पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। और ये जो चैप्टर है ये त्रिलोचन जी द्वारा लिखा गया है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर त्रिलोचन जी के बारे में यानी कि इस पाठ के जो कवि हैं उनको हम पढ़ेंगे। और इनका जो रियल नेम है, इनका जो वास्तविक नाम है वो है वासुदेव सिंह। इनका जन्म हुआ था 1917 चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। देखिए, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं सबसे पहले आपको उनके जो कवि होते हैं उनके बारे में जानना होता है, कवि के बारे में पढ़ना होता है और उसके बाद आप चैप्टर से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हमने उनके नाम, उनका मूल नाम यहाँ पर जाना वासुदेव सिंह, और उसके बाद जन्म बताया 1917 चिराना पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं इनकी है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। उसके बाद कुछ जो आगे की इनकी रचनाएं हैं, देश काल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्त बोध की कविताएं, ये इनका गद्य खंड है। उसके बाद हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। प्रमुख सम्मानों से भी इन्हें नवाजा गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश। निधन 2007। तो यहाँ पर हम उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद कविता को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के मुख्य कवि हैं। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन जो हैं वो प्रगतिशील धारा के मुख्य कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन होने के कारण साथ साथ ये बहुभाषाविक शास्त्री भी हैं। इसीलिए इनके नाम के आगे शास्त्री भी जुड़ गया। लेकिन शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफी कुछ स्थिर चीजें हैं। यानी कि जो शास्त्रीयता है वो इनके कविताओं में नहीं दिखाई देती। इनकी कविताओं में प्रबल आवेग है, त्वरा की अपेक्षा यहाँ बहुत सारी चीजें स्थिर भी हैं। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि वो छायावादी और रोमानियत से मुक्त है। जो भाषा इनकी है उसका ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। इनकी भाषा में छायावादी और रोमानियत से मुक्त है इनकी भाषा, और पूरा एक तरह से जो ठेठ गांव की जमीन से जुड़ी हुई इनकी भाषा है। और त्रिलोचन हिंदी सानेट यानी कि अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को आयाम देता है। त्रिलोचन का जो बोलचाल है, कविता की प्रस्तुति का अंदाज बहुत कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। बोलचाल की भाषा ऐसी है, यानी कि अंदाज इस तरह का है प्रस्तुत करने का कि वस्तु और रूप की जो भाषा है उसमें भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता है। अब यहाँ पर जो कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, उसको हम पढ़ेंगे। तो इस कविता में यहाँ पर यह एक कविता जो है ये पलायन के लोक अनुभवों की मार्मिकता को अभिव्यक्त करती हुई कि किस तरह से आज जो है लोग, गांव के लोग जो है अपने जॉब के लिए, नौकरी की तलाश में या एक तरह से सुख सुविधाओं, क्योंकि गांव में इतनी सारी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, इतनी सारी चीजें नहीं होती हैं, तो उन सब चीजों के लिए वो
शहर की तरफ भाग रहा है, शहर की तरफ जा रहा है, गांव में से पलायन हो रहा है। बहुत अधिक मात्रा में जो है लोग, खास तौर पर गांव का जो युवा है वो अपना गांव छोड़कर शहर में बस जाता है। तो उसी की मार्मिक अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है कविता में। अक्षरों के लिए काले काले विशेषणों का प्रयोग किया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर दारुण यथार्थ से उसका परिचय कराता है। यानी कि एक और तो शिक्षा विरोधी, यानी कि जो शिक्षा के विरोधी, शिक्षा के लिए जो शिक्षा व्यवस्था के जो अंतर विरोध है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियां घर संभालेंगी या इस तरह की चीजें। और दूसरा जो है उस दारुण यथार्थ को बताया है, यानी कि उस सच्चाई को बताया है, उसका हमसे परिचय भी कराया है। और जहां आर्थिक मजबूतियों के कारण जो है घर टूट जाते हैं, यानी कि जहां आर्थिक मजबूतियों के कारण लोगों के परिवार टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं। काव्य में नायिका जो है चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में एक अनजान खतरा है। यानी कि ये जो कविता है, इसमें जो चंपा है नायिका, उस शोषक व्यवस्था, जो शिक्षा की जो शोषक व्यवस्था है उसके प्रतिपक्ष में खड़ी होती है, और जहां भविष्य को लेकर उसके मन में खतरा है। क्या है, क्या कहती है वो कहती है कलकत्ते पर बजर पड़े, कलकत्ते पर बजर गिरे। यानी कि वो एक तरह से वो कहती है कि मेरा जो पति है वो कलकत्ता चला गया है, यानी कि वो वहां चला जाता है और वहां पर वो काम करता है, इस तरह की चीजें इसमें है। तो वो कहती है कि कलकत्ते पर बजर पड़ी, कि हमें नहीं जाना कलकत्ता, ठीक है। और कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना कर जीवन के खुदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हमारी ये कविता है। इसको हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जीवन के यथार्थ को ये यहाँ पर बता रही है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इंटरेस्टिंग सी कविता को। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जब मैं पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। त्रिलोचन जी, लेखक जो है, कवि जो है, वो कह रहे हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यानी कि चंपा को ये जो काले काले अक्षर होते हैं ये समझ में नहीं आते, नहीं चिन्हती, यानी कि नहीं पहचान पाती वो उन्हें, ठीक है ना। पर जब मैं पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है, यानी कि जब भी मैं पढ़ रहा होता हूं, जब भी मैं लिख रहा होता हूं, जब भी मैं पढ़ाई से रिलेटेड काम कर रहा होता हूं, वो वहां पर आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। और कवि कहते हैं कि उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो उन अक्षरों को नहीं समझ पाती है, उसको कुछ अक्षर पहचान में नहीं आते हैं, यानी कि कुछ भी उसको समझ नहीं आता। लेकिन लेखक कहते, कवि कहते हैं कि जब मैं वहां पर पढ़ रहा होता हूँ, जब मैं उन पंक्तियों को पढ़ रहा होता हूँ, उस कविता को पढ़ रहा होता हूँ, तो वो आ जाती है और बिल्कुल खड़ी खड़ी चुपचाप, यानी मुझे बिना डिस्टर्ब किए वो वहां पर खड़ी हो जाती है और चुपचाप जो है सुना करती है, ध्यान से सुनती है। और कहती है कि उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि इन काले चिन्हों से कैसे यह सब सुर निकला करते हैं। जैसे अगर मैं एक कविता आपको सुनाऊं, ठीक है, पढ़कर अगर दिखाऊं कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला, तन तन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। तो उसको लगता है कि यार ये इतने जो ये काले काले अक्षर हैं, इनसे इतना अच्छा सुर कैसे निकल रहा है, कैसे निकल सकता है इनसे इतना अच्छा सुर। तो वो बिल्कुल आश्चर्य हो जाती है, अचरज में पड़ जाती है कि कैसे इन काले चिन्हों से ये सब स्वर जो है निकला करते हैं। तो चंपा कौन है, एक बच्ची है, और जो वो क्या है, जब लेखक जो है पढ़ रहे होते हैं तो वो वहां पर खड़ी होकर उनको सुनती है कि ये क्या पढ़ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये कवि है और उन्होंने देखिए पूरा दृश्य बनाया हुआ है, ये उनका स्टडी रूम है, आप देखेंगे ये खिड़की है, और ये आप देखेंगे ये बुक शेल्फ है, बहुत सारी किताबें रखी हुई है, यहाँ भी बहुत सारी किताबें रखी हुई है, ये आपका टेबल लैंप रखा हुआ है, ये स्टडी टेबल है। और जब यहाँ पर कवि बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं, तो वो आकर देखती है,
ठीक है ना। वो आकर देखती है और वो देखती है कि ये काले काले जो ये अक्षर हैं, इनसे इतना अच्छा स्वर कैसे निकल सकता है, जैसे नाट खट नटखट, ठीक है, खट मल खटमल, अजगर अजगर, उपवना उपवन, ठीक है। तो ये कैसे निकलती है स्वर। चंपा सुंदर की लड़की है, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर एक ग्वाला है। चंपा कौन है, चंपा सुंदर की लड़की है और सुंदर एक ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा कौन है, चंपा सुंदर की लड़की है और सुंदर जो है वो एक ग्वाला है जो गाय भैंसे पालता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा क्या करती है, अपने चौपाए, चौपाए यानी कि जिनके 4 पैर होते हैं, यानी कि अपने गाय भैंसों को लेकर चरवाही करने जाती है। चरवाही अर्थात उनको एक तरह से खेतों में लेकर जाती है, मैदान में लेकर जाती है चराने के लिए, घास चराने के लिए, ठीक है। तो चंपा गायों को लेकर चरवाहों पर जाती है, चरवाही कराने ले जाती है। चंपा अच्छी है, कवि क्या कहते हैं कि चंपा अच्छी है, चंचल है और नटखट भी है। चंपा अच्छी है, चंचल है और थोड़ा सा नटखट भी है। कभी कभी ऊधम भी कर देती है, क्योंकि बच्चों का काम होता है ये तो ऊधम मचाना, नटखट बदमाशियां करना, ठीक है, चंचलता दिखाना। चंपा अच्छी है लेकिन वह चंचल भी है, थोड़ा थोड़ा सा वह नटखट भी है और कभी कभी वह ऊधम भी करती है। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है, कभी कभी वो क्या करती है, कवि की कलम चुरा लेती है। और जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब मैं पाता हूँ, तब जब जैसे तैसे ढूंढ कर जब मैं उसे लाता हूँ, तब पाता हूँ कि कागज गायब गायब है। यानी कि वो क्या करती है, कवि के साथ बदमाशियां करती है, मजाक करती है, चंचलता दिखाती है, नटखटपन दिखाती है कि उनका पेन चोरी करके ले जा लेती है। और जब वो पेन ढूंढने निकलते हैं तो वो ढूंढ कर जैसे तैसे लेकर आते हैं तो उनका कागज उन्हें गायब मिलता है, कागज वहां नहीं होता। तो वो कहते हैं फिर मैं परेशान हो जाता हूं, फिर परेशान फिर हो जाता हूं। तो क्या कहा है अगली पंक्ति में कि चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब मैं लाता हूं, पाता हूं कि अब तो कागज गायब है। क्या पाता हूं कि अब तो कागज गायब है और फिर परेशान हो जाता हूं। फिर चंपा क्या कहती है, चंपा कहती है कि चंपा कहती है कि तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। चंपा कहती है कि तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, यानी कि कागज पे ही तुम पेन चलाते रहते हो दिन भर, कागज को ही गोदते रहते हो दिन भर, ठीक है। क्या यह काम बहुत अच्छा है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है, ये काम क्या बहुत अच्छा है। जैसे आपको पता है कि किसी बच्चे को लिखना पसंद नहीं होता, किसी बच्चे को पढ़ना पसंद नहीं होता, किसी को रीडिंग पसंद नहीं आती है, किसी को घर के काम करना पसंद नहीं आते हैं। तो वो कह रही है कि ये काम क्या इतना अच्छा है कि जो तुम दिन भर इसे करते रहते हो, दिन भर तुम कागज गोदते रहते हो। यह सुनकर मैं हंस देता हूं, फिर चंपा चुप हो जाती है। कवि कहते हैं कि यह सुनकर, उसकी बातें सुनकर, उसकी नादान सी बातें सुनकर, वो कहते हैं कि यह सुनकर मैं हंस देता हूं और फिर वह चुप हो जाती है। तो लेख कवि अब आगे कहते हैं, उस दिन जब चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। क्या कहते हैं कवि, कवि कहते हैं कि उस दिन जब चंपा आई, कवि आगे बताते हैं कि उस दिन जब चंपा आई तो मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। मैंने उसे पढ़ने के लिए कहा, चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम रसेगा, कि कभी ना कभी तो काम आएगा। हारे गाढ़े काम रसेगा, कभी ना कभी ये तुम्हारे काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। कवि कहते हैं कि गांधी बाबा की इच्छा है चंपा कि सब लोग पढ़ना लिखना सीखें, सब लोग पढ़ें लिखें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ काम करें। तो ये थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लो, ये भी तुम्हारे काम आएगा कभी। हारे गाड़े काम सरेगा, कभी
कभी जब तुम्हें जरूरत होगी, कभी तुम परेशान होगी, तब ये पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। और यही इच्छा हमारे गांधी जी की भी है कि हमारे देश के सभी लोग पढ़े लिखे विद्वान बने। चंपा ने यह कहा कि, अब कवि आगे कहते हैं, चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। क्या कहा उसने? कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, कि तुम तो कहते थे कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया, तो वो पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब देखिए, पढ़ना लिखना तुम तो कहते थे, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि ये कोई अच्छा काम है पढ़ना लिखना, तो तुम तो कहते थे कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो कैसे ये पढ़ने लिखने की बात कह रहे हैं? मुझे तो लगता है ये फालतू का काम है। तो क्या गांधी जी फालतू के काम के लिए कहेंगे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो सारे लोग? ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि तुम तो कहते थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, फिर वो कैसे पढ़ने की बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो उसने कह दिया कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तब कवि कहते हैं कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। फिर कवि क्या कहते हैं? फिर मैंने उसे समझाया कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, कि अगर तुम थोड़ा सा पढ़ लोगी तो अच्छा ही होगा। क्यों अच्छा होगा? ब्याह तुम्हारा होगा, गौने तुम जाओगी। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। कुछ दिन बालम संग साथ फिर चला जाएगा जब कलकत्ता। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। समझाते हैं उसे कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, थोड़ा बहुत तुम भी पढ़ लो, क्योंकि कभी ना कभी तो तुम्हारा भी ब्याह होगा। क्योंकि डायरेक्ट नहीं कहा कि तुम बड़े होकर अफसर बनोगी या कुछ बड़ा काम करो या इस तरह से। इतना पढ़ लो कि जो तुम्हारी सामान्य सी जिंदगी है, जो नॉर्मल सा तुम्हारा जीवन है, जहां पर तुम्हें सिर्फ थोड़ा बहुत चीजें पढ़नी आ जाए, लिखनी आ जाए, तुम घर में चीजों का हिसाब किताब कर सको, तो इतना तो पढ़ लो। क्योंकि एक दिन तुम्हारी भी शादी होगी, क्योंकि विवाह तो होना ही है। ब्याह तुम्हारा होगा यानी कि एक दिन तुम्हारी भी शादी होगी। तुम गौने जाओगी यानी कि तुम अपने ससुराल जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। क्योंकि पति को तो जाना ही पड़ेगा, अगर घर चलाना है, परिवार चलाना है, कहाँ राशन लाना है, घर में एक तरह से घर का जो एक परिवार का जो ख्याल रखना है, सुख दुख का ख्याल रखना है, दवा पानी का ख्याल रखना है, तो उसमें तो पैसे कमाने ही पड़ेंगे उसके लिए। यहाँ रहकर तो कुछ नहीं होगा, तो पति को एक ना एक दिन काम पर वापस जाना पड़ेगा। कुछ दिन वो तुम्हारे संग साथ रहेगा, कुछ दिन वो तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बाद तो उसको जाना ही है, क्योंकि उसको पैसे भी तो कमाने हैं, परिवार का ख्याल भी तो रखना है। एक तरह से तुम यहाँ पर परिवार का ख्याल रखोगी, एक तरह से वो तुम सबका ख्याल रखेगा, इसके लिए उसको घर से बाहर जाना ही होगा। कुछ दिन बालम संग साथ रह जब जाएगा कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। क्या कहते हैं उसे? कि बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी? तो उस टाइम पे तो ना कोई टेलीफोन था, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई वीडियो कॉलिंग थी। क्या किया जाता था? पत्र लिखा जाता था, लेटर्स लिखे जाते थे, पत्र लिखे जाते थे। तो वो कहते हैं बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, यानी कि उसको कैसे अपना कुशल भेजोगी, कैसे उसकी कुशल सुनोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। वो जो तुम्हारे लिए पत्र लिखेगा, अपने परिवार के लिए जो पत्र लिखेगा, कैसे तुम उसे पढ़ोगी, कैसे तुम उसे अपनी कुशल दोगी कि हाँ यहाँ पर सब ठीक है, आप कैसे हैं, कोई भी बातचीत कैसे करोगी। कि ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसका संदेशा पढ़ोगी या कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। तो ये पत्र भी तो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे ना उसके, तो कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। क्या कहते हैं कवि उसको? कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, कि थोड़ा बहुत अगर पढ़ लोगी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सा पढ़ लो। अब देखिए आगे यहाँ पर चंपा कैसी बात करती है कवि से।
ये उसकी नादानी देखिए कि किस तरह से बात कर रही है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। अब देखिए यहाँ पर जो सच्चाई है ना, कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, जो समझदार इंसान होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको उसका झूठ फरेब इन सब चीजों से कोई नाता नहीं होता। एक बिना पढ़ा लिखा इंसान इस तरह से कह रहा है कि तुम पढ़ लिख कर झूठ बोल रहे हो, कि तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान ज्ञानी कहते हो और फिर तुम झूठ बोल रहे हो कि झूठ बोलना पाप है। ये हमें कब आता है? जब हम थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब हम थोड़ा सा समझदार बनते हैं, तब हमें पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है ना? तो तुम उसको पता है कि झूठ बोलना पाप होता है, तो तुम पढ़ लिख कर अपने आप को ज्ञानी कहते हो, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो, और तुम झूठ बोलकर जो है पाप कर रहे हो, पढ़ा लिखा होकर तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो कहती है मैं तो ब्याह कभी न करूंगी। क्या कह देती है वो सीधे? कि मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया। बोली पहले तो मैं ब्याह करूंगी नहीं, मुझे नहीं करनी शादी, मैं नहीं करूंगी शादी, मैं तो ब्याह नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया। और अगर जबरदस्ती मेरे घर वालों ने मेरा ब्याह करवा भी दिया, अगर जबरदस्ती मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी करवा भी दी, तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। वो कहती है कि मैं कभी शादी वादी नहीं करूंगी, और अगर मेरी शादी हो भी गई तो मैं अपने पति को हमेशा अपने पास रखूंगी, हमेशा उसी के साथ रहूंगी, कि मैं तो अपने बालम को संग साथ रखूंगी, मैं अपने पति को, अपने बालम को हमेशा अपने साथ रखूंगी, कलकत्ते में कभी न जाने दूंगी। क्या कहती है? कि मैं कभी न जाने दूंगी उसको कलकत्ता, कलकत्ते पर बजर गिरे। क्या कहती है? कि कलकत्ते पर बजर गिरे, कि मुझे नहीं भेजना अपने पति को वहां, मुझे नहीं एक तरह से पैसा कमाना है, मुझे बस एक तरह से ये पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करना है। तो देखिए कितनी सुंदर ये हमारी कविता थी, छोटी सी कविता लेकिन बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर देती है। जैसे सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो कविता है, ये सबसे पहले तो यहाँ पर बताती है जो हमारे अशिक्षा की, जो अशिक्षा है कि इंसान को जो है थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, इतना तो पढ़ लेना चाहिए कि वो अपने परिवार, अपने घर के जो सामान्य काम है, छोटे मोटे काम है, और जो एक तरह से बहुत बड़ा अगर नहीं कर पाता है कोई, तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो पढ़ना चाहिए। पढ़ाई मस्ट है। अब देखिए ये तो तब का टाइम था, तब के टाइम की बात की कि अगर इतना पढ़ लो कि घर चला लो, परिवार चला लो, सब्जी खरीद लो, तो इतना पढ़ना बहुत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में सिर्फ इतना पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है? अब आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। आज के टाइम पे आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो इसके लिए भी आपको, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश जो है आज के टाइम पे सबसे मेन जो भाषा बन गई है, मुख्य अगर हम देखें कि अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यूज में जाते हैं या कहीं पर भी कोई भी चीज होती है, आप देखेंगे कि इंग्लिश, तो विभिन्न तरह की भाषाओं का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। ठीक है। और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हमें विज्ञापनों के माध्यम से या इस तरह से उस तरह से बताई जाती हैं, या बहुत सारी चीजें लाइफ से रिलेटेड बातें आपको बताई जाती हैं, बीमारियों से रिलेटेड बातें आपको बताई जाती हैं, समाज से जुड़ी हुई बातें आपको बताई जाती है। तो उन सब के लिए वो सब चीजें आपको समझ में आए, वो सब चीजें आप समझ पाए, तो उसके लिए आपको जागरूक होना, पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर शिक्षा के महत्व को बताया है, और दूसरा यहाँ पर जो आपको पंक्तियां बताई, जो हमने दूसरी पंक्तियां यहाँ पर पढ़ी, कौन सी? कि कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। तो पलायन को यहाँ पर दर्शाया है कि क्या वो वहीं पर नहीं रह सकता, क्या वो वहीं पर रहकर काम नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि फैसिलिटीज वहां पर उतनी नहीं है। तो इस तरह से आज के लोगों के पास जो है उनकी इच्छाएं भी काफी ज्यादा हो गई हैं। और फिर जो हमारे पहाड़ में भी अगर हम देखें कि बहुत ज्यादा पलायन जो है हमें देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर केवल कुछ ही बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है रहते हैं, बाकी जो यंगेस्ट जनरेशन है वो सब के सब शहर
चली गई है और वो वहीं पे काम करते हैं, वहीं पर रहते हैं। और एक तरह से इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है कि सुख सुविधाओं की उपलब्धता ना होना। हॉस्पिटल्स, स्कूल, क्योंकि आजकल सबको लगता है कि हमारा बच्चा जो है अच्छे स्कूल में पढ़े, सबको लगता है कि हमारा इलाज जो है किसी अच्छे हॉस्पिटल में हो, सबको लगता है कि मेरे घर में बिजली हो, पानी हो। तो इन सब सुख सुविधाओं से जो है वंचित होने के कारण जो है लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं, शहर की तरफ को दौड़ते हैं। तो यहाँ पर पलायन को दर्शाया है कि जैसे कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, कि कुछ दिन तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बाद उसको जाना ही पड़ेगा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसको कमाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, और वो जो है कि कुछ पैसे के लिए ही लोग जो है अपने घरों से, अपने परिवार से, अपने गांव से बहुत दूर दूर तक जाते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर ये बताया है कि शिक्षा का क्या महत्व है, दूसरा पलायन को दर्शाया है, तीसरा जब यहाँ पर उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा कि तुम तो कहते थे कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, फिर वो पढ़ाई लिखाई के लिए कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि चंपा को पढ़ना लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको ये काम जो है बिल्कुल बेकार लगता है। तो वो कहती है कि गांधी जी तो अच्छे थे, तुमने तो बताया था कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, और वो क्यों पढ़ने लिखने की बात करेंगे। यानी कि जो यहाँ पर बताया है कि तुम तो कहते थे कि गांधी जी जो है अच्छे हैं, तो वो पढ़ने लिखने की बातें कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में बताया है कि जो आपका कि एक अच्छे इंसान से हम किसी भी गलत काम की उम्मीद नहीं कर सकते, कि जिसको हम कहते हैं कि ये अच्छा इंसान है, उससे हम नहीं उम्मीद कर सकते कि वो एक तरह से कुछ गलत बात बोलेगा या कुछ गलत काम करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपनी कविता को पढ़ी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता जो है पसंद आई होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। छोटी सी हमारी कविता थी, पूरी कविता को हमने यहाँ पर क्लियर किया। कविता के साथ देखिए, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे। देखिए जब जब यहाँ पर कवि ने उसको बताया कि विवाह के बाद, शादी के बाद उसको पढ़ाई लिखाई ही उसके काम आएगी। क्यों आएगी पढ़ाई लिखाई उसके काम, क्योंकि जब उसका पति जो है विवाह के कुछ दिनों बाद जब वो चंपा को छोड़कर कलकत्ता चला जाएगा, तो उस टाइम पे चंपा कैसे उसके पत्रों को पढ़ेगी, कैसे उसको पत्र लिखेगी। तो इस कारण वो जब चंपा को कह रहे थे कि तुम्हें पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, तब चंपा कहती है कि कलकत्ते पर बजर गिरे, क्योंकि वो कहती है कि मुझे अपने बालम को, अपने पति को अपने से दूर नहीं भेजना है, बल्कि मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, मुझे भेजना ही नहीं है अपने पति को इतनी दूर, बजर पड़े उस कलकत्ते पर। ठीक है, तो इस तरह से चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा पढ़ने लिखने की बात कही होगी, क्योंकि लेखक ने, कवि ने जब उनको गांधी जी के बारे में बताया था तो उन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि वो हमेशा सच बोलते थे, वो हमेशा कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, वो अहिंसा के पुजारी थे, और वो हमेशा एक तरह से लोगों को जोड़ कर रखना पसंद करते थे, एकता में विश्वास करते थे। तो उन्होंने ये बात कैसे कह दी होगी कि पढ़ाई लिखाई करना अच्छी बात है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई भी जो अच्छा इंसान होगा, जो अच्छा इंसान होगा वो कभी भी पढ़ने लिखने के लिए नहीं बोलेगा। तो उसको लगता है कि ये जो है यहाँ पर बात बिल्कुल गलत है कि ये पढ़ने लिखने की बात गांधी जी ने की होगी। चंपा, कवि ने चंपा की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर चंपा के लिए सबसे पहले कहा है कि चंपा जो है सुंदर की बेटी है, सुंदर ग्वाला है, चंपा जो है थोड़ा बहुत चंचल है, नटखट भी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ पर कहा है आपके विचार में, तो जरा सा इस पर अपना विचार बताइए और उसको होमवर्क के लिए नोट कीजिए इस प्रश्न को, कि आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब उसके बाद देखिए कविता के आसपास, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती। तो जाहिर सी बात है यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से इस तरह की बातें कभी नहीं करती, क्योंकि वो
कभी भी कवि को लिखते अगर देखती तो उसको अच्छा लगता कि हाँ, ये दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं, ये दिन भर काम करते रहते हैं, ये दिन भर नई नई कविताएं रचते रहते हैं। इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों को किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है। इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की जो स्त्रियां हैं कि किस तरह से विवाह के पश्चात उनको जो है घर में रहना पड़ता है और उनके पति जो है काम के लिए अलग अलग दूर दूर जगहों पर जाते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी विडंबनाओं का वर्णन किया है। अगला है यहाँ पर कुछ जो प्रश्न है, ये अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न है, कविता के आसपास से संबंधित प्रश्न है। तो जैसे बताया, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना से लिखिए। कि अगर कोई अनपढ़ है तो उसको अगर हम किसी पत्र को देंगे या उसको किसी को पत्र लिखना होगा तो उसको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, त्रिलोचन पर बनी एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई फिल्म को देखिए। ठीक है, आगे यहाँ पर कठिन शब्द हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह से हमारी ये जो सुंदर सी कविता है ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमने बहुत अच्छे से अपनी कविता को पढ़ा और काफी ज्यादा इस तरह की कविता है कि बिल्कुल सामान्य आम जनजीवन से रिलेट करती है। बिल्कुल आम जीवन को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से एक सामान्य सी छोटी सी जो लड़की है वो किस तरह के प्रश्न करती है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 की एक और कविता यहाँ पर पढ़ी जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप देख रहे हैं अभी तक हमने इसमें से जितनी भी कविताएं पढ़ी हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ जो है सीखने को यहाँ पर मिल रहा है। और इसी तरह से हम आगे भी अपने पाठ से एक नई कविता के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।